दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ग्रह बल। ग्रहों के बल कितने होते हैं, कौन सी अवस्था में कितना बल प्राप्त होता है। फलादेश का 90% सिद्धांत जो है इसी ग्रहों के बल के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन होता क्या है कि ग्रहों के बल के सिद्धांत को हम समझ नहीं पाते हैं, जिससे कि फल कथन में बड़ी दुविधा आती है। चूँकि यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप अंतिम तक देखेंगे। ग्रह बल का जो विषय है यह पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह ग्रह बल कितने तरह का होता है। तो यह ग्रह बल टोटल जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। और इस 6 में भी केवल 6 नंबर 6 प्रकार के कह देने से नहीं होगा। इस 6 में भी आप ध्यान देंगे कि इस 6 में भी अगर मान लीजिए पहला हमने कह दिया कि यह ग्रह जो है स्थान बल, पहला अगर कह दिया स्थान बल, तो यह स्थान बल का निर्धारण 12 प्रकार से होगा। ध्यान रखिएगा, 12 प्रकार से होगा। मैं इतना डिटेल तक आपको ले जाऊंगा कि केवल एक यह वीडियो देख करके आप ग्रह बल के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला जो बल होता है वो स्थान बल होता है। दूसरा होता है दिशा का बल, इसी को आप कहते हैं, दिशा बल को ही आप कहते हैं दिक बल। दिक बल, ठीक है ना। इसी को दिशा के बल को ही दिक बल। कौन सा ग्रह कौन सी दिशा में बलवान होता है, कितना उसको, यहाँ तक पूरा गणितीय प्रक्रिया में समझाऊंगा कि कहाँ पर जा कर के उसको 100% बल प्राप्त होगा, कहाँ पर जाके वो 50% पे आ जाएगा, कहाँ पर जाके 75% पे आ जाएगा, और कहाँ पर जाकर के 25% पर आ जाएगा, और कहाँ पर आकर के वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, कोई भी बल उसका नहीं होगा। आप कई बार देखते हैं केंद्र में बृहस्पति बैठा है, आप कह देते हैं राजयोग बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। क्या कारण है? यही ग्रहों का बल जो है आपको समझना पड़ेगा। तो उस विषय को मैं पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप देखते रहिएगा। तीसरा होता है काल बल, माने समय का बलाबल होता है काल बल। और ये है चेष्टा नाम का बल, चेष्टा बल। चेष्टा बल, ये नाम क्या होते हैं इनके, इनका स्वभाव क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, इस पर सब पर मैं विस्तार से बात करूंगा। एक होता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक कहते हैं उसके स्वभाव को कि कौन सा ग्रह की किस स्वभाव का है, तो नैसर्गिक बल। और अंतिम जो होता है ये दृक बल। दृक कहते हैं दृष्टि को, हाँ, दृक बल माने दृष्टि का बल। अब ये देखिए टोटल 6 बल हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुल 6 बल हैं और इन्हीं 6 बलों में आपको व्यवस्थित तरीके से इस विषय को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बतलाया ही कि स्थान बल जो होता है ये अकेले 12 प्रकार का होता है। तो आइए सबसे पहले हम स्थान बल की बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर स्थान बल को देख लीजिए। अब इस स्थान बल में पहला जो आएगा सबसे, ये होता है उच्च का, उच्च बल। कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में, उच्च में भी देखिएगा परमोच्च होगा, और एक उच्च तो मान लीजिए उसकी राशि होगी, लेकिन एक अवस्था होती है परमोच्च की, जहाँ पर जैसे सूर्य है तो मेष राशि में 10 अंश का सूर्य रहेगा तो वह परम उच्च का कहलाएगा। हमारे अन्य वीडियो को आप देख करके समझ पाएंगे कि ग्रह उच्च नीच में कहाँ के होते हैं। तो यहाँ पर उच्च की बात हो रही है, तो ग्रह अपने उच्च में जा कर के परमोच्च अवस्था में प्राप्त जब हो जाएगा तो उसको 100% उच्च बली माना जाएगा, या उसको स्थान बली माना जाएगा। क्योंकि यह विषय स्थान बल पर चल रहा है तो उसको 100% रूप मिलेगा, उसको पावर मिलेगा 100%। और यह मान लीजिए कि परम नीच में चला गया, परम नीच में चला गया तो उसको बिल्कुल 0% हो जाएगा। तो ना तो परम उच्च में हुआ, ना तो परम नीच में हुआ, बीच का हुआ। तो त्रैराशिक पद्धति से आप अनुमान लगा करके और कर लेंगे कि ना तो परम उच्च में है, ना तो परम नीच में है, उच्च की ओर है। मान लीजिए भाई सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का उच्च का होता है, तो सूर्य
मीन राशि में अगर 20 डिग्री के ऊपर हो गया तो वह परमोच्च नहीं कहलाएगा, उच्च भी नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी उसको 75% तक बल प्राप्त होगा। 50% बल 20 डिग्री के 10 डिग्री के इस 10 डिग्री के बीच में जब मीन राशि का वो सूर्य रहेगा तब भी उसको 50% का बल मिलेगा, क्योंकि 12 राशियों 12 महीनों में वो अपनी मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहा है। मीन राशि के 10 डिग्री के बाद से ही वो मीन राशि से मेष राशि की ओर अग्रसर होने लगता है। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कोई भी ग्रह हो, यदि वह उच्च राशि में है तो उसको 100% अपना बल मिलेगा, और नीच राशि में है तो बिल्कुल 0% उसको बल मिलेगा। कोई अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मूल त्रिकोण राशियां ग्रहों की होती हैं, वो मैं पढ़ाया हूँ कक्षाओं में, और अलग से आपको वीडियो भी हमारी इसी कक्षा की वीडियो में आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ मिल जाएगी कि ग्रहों की कौन कौन सी राशियां हैं जो मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो कोई भी ग्रह यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो वह जो है उसको मूल त्रिकोण का 100% नहीं 75% वो बलवान होगा। उच्च अवस्था में होगा तो 100% बलवान होगा, मूल त्रिकोण राशि में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा 75% तक बलवान रहेगा। या यदि वो ग्रह आप देखिएगा स्वगृही का हो गया, अपनी ही राशि में बैठा है, जैसे मान लीजिए सूर्य की सिंह राशि अपनी है, चंद्रमा की कर्क राशि अपनी है, मंगल की मेष और वृश्चिक है, इस तरह से अपनी राशि में यदि ग्रह बैठा है तो उसको जो बल मिलेगा वो केवल और केवल ध्यान रखिएगा 50% का मिलेगा, 100% का नहीं मिल जाएगा उसको। हाँ, और यदि वह अधिमित्र की राशि में बैठा होगा, देखिएगा यदि अधिमित्र की राशि में बैठा होगा, अधिमित्र की राशि में बैठा होगा तो उसके लिए कह दिया कि केवल और केवल 25% उसको बल मिलेगा। हाँ, अधिमित्र में। और मित्र राशि में यदि होता है, मित्र राशि में होगा तो भी उसको 25% ही बल मिलेगा मित्र राशि में होने से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। यदि वह शुभ षष्ठ्यंश में होगा, षष्ठ्यंश एक विषय अलग है, जो हाँ 60 अंशों के भाग होते हैं, कौन से षष्ठ्यंश में ग्रह गया हुआ है वो देखना है। अगर वहाँ पर जाता है तो 15% वो शुभ फलदायी होगा या 15% बलवान होगा, है ना। और यदि शत्रु राशि में गया है, शत्रु राशि में गया है, शत्रु राशि में गया है तो वहाँ पर जाकर के वो अधिकतम 2% तक बलवान माना जा सकता है। हाँ, वहाँ पर भले उसके ऊपर कोई भी अवस्था बनती हो लेकिन 2% तक उसको मिलेगा। अब देखिएगा ये दो बातें हो गई, एक तो मूल त्रिकोण की हो गई और एक उच्चावस्था की हो गई। अब तीसरी बात पर आ जाइए। मैं आपको कहा था कि 12 प्रकार के होते हैं, तीसरी अवस्था जो होगी वह अपनी होरा की होती है। होरा, कोई भी ग्रह मान लीजिए कि जन्म के समय में सूर्य की होरा चल रही थी तो सूर्य जो है वो 50% बली माना जाएगा, 50% उसको बल मिलेगा। और अधिमित्र की यदि होरा होगी, अधिमित्र की होरा होगी तो वह 45% बलशाली होगा अधिमित्र की होरा पर। और मित्र की होरा होने पर, मित्र की होरा होगी तो इसमें जो है उसको 20% बल मिलेगा, है ना। इसी तरह से इसको आपको समझना होगा। उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पर एक चीज और, दृष्काण, वह ग्रह कौन से दृष्काण में गया है। देखिए फलादेश करना केवल और केवल रातों रात 2 घंटे में ज्योतिषी बने, 2.5 घंटे में ज्योतिषी बने, यह विषय नहीं है। ज्योतिष को समझना, फलादेश को समझना बिल्कुल मैथमेटिक्स, बिल्कुल गणितीय प्रक्रिया है। हाँ, इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है, लेकिन वो किंतु परंतु वही लोग समझाते हैं जो इसको ठीक से नहीं पढ़े हुए, गणित को नहीं समझते हैं। अगर ये ग्रह बल को आपने समझ लिया तो आपको फलादेश करने में 90% तक आसानी हो जाएगी, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए दृष्काण में मान लीजिए कोई भी ग्रह अपने दृष्काण में होगा, अपने दृष्काण में होगा
अपने दृष्काण में होगा तो वो 50% बलि कहलाएगा। अपने दृष्काण में होने से वो 50% बलि कहलाएगा। और मित्र के दृष्काण में होने से, मित्र के दृष्काण में होने से वह 30% तक बली रहेगा। हाँ, 30% तक बलवान माना जाएगा, है ना। इसी तरह से शत्रु अधिशत्रु, ये जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो शत्रु राशि में और वो उसी प्रकार से चलेगा। उसके बाद से देखिएगा, ग्रह अपने सप्तमांश में, अपने सप्तमांश में ग्रह जो होगा, यदि कोई भी ग्रह यदि अपने सप्तमांश में चला गया हो तो भी वो 50% बलि माना जाएगा, है ना। उसी तरह से ये वाला मित्र और अधिमित्र, ये सारी आप यहाँ से निकालते चलेंगे। कोई भी ग्रह अपने अपने नवमांश में गया हो, अपने नवमांश में यदि कोई भी ग्रह गया हुआ हो तो कहा कि वहाँ पर भी 50% उसको बल मिलेगा। माने अपने दृष्काण में, अपने सप्तमांश में, अपने नवमांश में जाकर अपनी ही राशि में बैठ जाए तो वो बलवान होगा, तो 50% उसको बल मिलेगा। इसका ये साधारण सा नियम है। और बाकी की क्रियाएं यहाँ से चलेगी। देखिएगा, यहाँ से 50%, अधिमित्र के यहाँ गया 25%, मित्र के यहाँ गया 25%, षष्ठ्यांश में गया या अपने शत्रु राशि में गया, तो ये सप्तमांश पर भी यही लागू होगा, दृष्काण पर भी यही लागू होगा, ये देखिए, और नवमांश पर भी यही लागू होगा। इसके बाद द्वादशांश की बात आएगी। कोई ग्रह अपने द्वादशांश में गया हो, द्वादशांश में जाएगा, तो यदि अपने द्वादशांश में गया हो तब भी उसको 50% बल मिलेगा। बाकी की गणना इसी तरह से होगी। अपने त्रिंशांश में गया हो, त्रिंशांश में गया हो तो भी उसको 50% बल मिलेगा। बाकी की सेम गणना आगे की होगी। उसके बाद से अब देख लीजिएगा, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति और शनि, बुध गुरु और शनि, ये ग्रह जो हैं ओज राशि कहा गया है किसको? विषम राशियों को, जिनको पुरुष राशि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं को, विषम राशियों को ही तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये क्या है? ये विषम राशियां हैं। इनमें यदि ये गए हों तो इनको 25% बल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 25% इनको बल मिलेगा। ये यदि विषम राशियों में गए हों, क्योंकि ये सारे पुरुष ग्रह हैं और पुरुष राशियों में जाएंगे तो ये 25% तक बलवान स्वयं हो जाएंगे। और यही ग्रह यदि इनके नवमांश में गए हों, यही सेम ग्रह, ध्यान रखिएगा, यही सेम ग्रह विषम राशियों के नवमांश में गए हों, नवमांश कुंडली में, और विषम राशियों में ही बैठे हों, तो वहाँ भी जाकर के ये 25% तक बलवान हो जाएंगे। वहाँ भी नवमांश कुंडली में भी जाकर के ये 25% तक बलवान हो जाएंगे। और चंद्रमा और शुक्र देख लीजिएगा, चंद्र और शुक्र ये लेडीज ग्रह हैं, है ना। ये ऊपर में जो बताया वो पुरुष ग्रह थे, और ये चंद्र और शुक्र क्या है? लेडीज ग्रह है। तो चंद्र और शुक्र जो है सम राशियों में 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सम राशियां ही स्त्री राशियां कहलाती हैं। तो इन स्त्री राशियों में जाने पर ये फिर से बलवान हो जाते हैं। कितना? 25% तक ये बलवान हो जाते हैं। ये इनका बल जो निकलेगा वो औसत में निकलता है, प्रतिशत में निकलता है ना। तो इसीलिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं। उसके बाद से अगर मान लीजिए पुनः यही ग्रह इन नवमांश राशियों में गए हों, नवमांश में गए हों इन्हीं राशियों में, तब भी इनको 25% बल मिलेगा। यहाँ तक ये समझ लेना है। अब देखिए, जो ग्रह केंद्र में गए हों, भावों की परिभाषा है, केंद्र है, पणफर है, आपोक्लिम है, ये सब अलग से मैं समझा चुका हूँ एक वीडियो के माध्यम से, उसको आप देख लीजिएगा।
तो जो ग्रह केंद्र में गए हों उसे ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा 100% बली माना जाता है। भले वो अपनी नीच राशि में अपनी शत्रु राशि में चला गया हो, नीच में चला गया हो, कहीं भी चला गया हो, लेकिन केंद्र में बैठा है तो उसको 100% बल मिलेगा। ठीक है ना, यह स्थान बल की बात मैं बता रहा हूँ, कुंडली में स्थान बल की बात। उसके बाद से यदि वही पड़फर में चला गया हो, देख लीजिएगा 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव है, ये केंद्र कहलाते हैं कुंडली के भाव में। और ये 2, 5, 8 और 11 ये पड़फर है। ये क्या है? पड़फर है। और 3, 6, 9, 12 जो है ये आपोक्लीम है। हाँ, आपोक्लीम है। तो केंद्र में चला गया तो उसको 100% बल मिलेगा, पड़फर में चला गया तो 50% बली माना जाएगा, पड़फर में जाएगा तो 50%, और आपोक्लिम में चला गया, कोई भी ग्रह आपोक्लिम में यदि बैठा है, आपोक्लिम में, तो वह 25% बली माना जाएगा। ठीक है ना, ये इनका गणना है। अब देखिएगा सूर्य, मंगल और बृहस्पति, सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये 3 ग्रहों की थोड़ी सी स्पेशल बात है। यदि किसी राशि के प्रथम दृश्यकाण में हो, प्रथम दृश्यकाण में, देखिए दृश्यकाण की 3 ही अवस्थाएं होती है, 0 से 10 अंशों तक पहला दृश्यकाण, और 11 से 20 तक दूसरा, और 21 से 30 तक तीसरा दृश्यकाण बनता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह की कोई अवस्था बनती है कि ये तीनों ग्रह जो है पहले दृश्यकाण में किसी भी राशि में गए हों, यदि पहले दृश्यकाण में ये जाएंगे तो ये अपने आप इनको 25% बल मिल जाएगा। ये कहीं और जाएंगे किसी दृश्यकाण में तो कोई बल नहीं मिलेगा, इसमें कोई कंसेशन की बात नहीं है, सीधे 25% मिल रहा है, हाँ या ना, उतना ही गणना इसमें देखना है, और ये केवल इसी ग्रहों पर लागू होगा। अब मान लीजिए ये दूसरी बात जो है शनि, चंद्रमा, शनि और बुध, शनि और बुध की, ये जो है किसी भी राशि के, किसी भी राशि में गए हों, द्वितीय दृश्यकाण में हो ना, द्वितीय दृश्यकाण में बैठे हो, तब ये भी जाकर के 25% बल प्राप्त कर लेंगे। अगर ये दूसरे दृश्यकाण में गए हो, माने इनका दृश्यकाण कहाँ पर हो, तो कुंडली में ग्रह स्पष्ट जब आप देखेंगे तो 11 से 20 अंशों के बीच में इनका अंश हो, तब उसके बाद से देख लीजिएगा जब जो ग्रह बच गए, चंद्रमा और शुक्र, तो इनकी जो स्थिति बनेगी, ये किसी भी दृश्यकाण के अंतिम दृश्यकाण में गए हों, किसी भी राशि के अंतिम दृश्यकाण में गए हों, तो इनको 25% बल मिलता है। ये इससे भावों से केंद्र, पड़फर, आपोक्लिम से आपने इनका बल समझ लिया, आपने इनको ये दृश्यकाण से बल समझ लिया। अब इनका जो इन्हीं को आप देखिएगा, इन 12 प्रकार के बलों का योग ही, यही 12 प्रकार का टोटल बल है। तो 12 प्रकार का जो बल आपने देखा, 12 प्रकार का बल, ये 12 प्रकार क्या क्या देखा आपने, उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा उच्च बल, उच्च बल, उसके बाद से आपने देखा था मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण और स्वराशि इत्यादि का। तीसरा आपने जो देखा वो आपने देखा था माने 2 से 8 तक आपने जो देखा था, 2 से 8 तक ये उच्च बल ही था। ये माने 2 से ये सीधे 8 तक, मूल त्रिकोण से और 8 तक ये उच्च बल, और इनके ग्रहों के ये थे। 8वां जो था वो सीधा आपका सप्तवर्गज था। तो सप्तवर्गज में आपने दृश्यकाण, नवमांश और उनकी बात आपने देखी। उसके बाद से आपने 9वें क्रम पर देखा कि पुरुष और स्त्री राशि, पुरुष और स्त्री राशि के भेद से इनको कितना बल मिलता है। उसके बाद से आपने नवांश का बल देखा, नवांश का बल देखा, केंद्रादि स्थान का बल देखा, केंद्रादि स्थान का बल देखा, और लास्ट में 12वां आपने
दृष्काण का बल देखा। यही 12 प्रकार के बल होते हैं जिनको आपने स्थान बल के रूप में पढ़ा। अब अगला जो क्रम है, जो अगला क्रम है उसको देख लीजिएगा। उसको कहते हैं दिक् बल। दिक् बल माने दिशाओं का बल। तो दिशाओं का बल क्या होता है उसको देख लीजिए और उसको समझ लीजिए।